ये अपने पूरी इंडिया की आदत है जी। अपना कोई बंदा बाहर बड़ा काम कर जाए, हम फटाफट उस रिश्ते जोड़ लेते हैं। जब तक बड़ा काम नहीं करता हम देखते नहीं उसकी तरफ। ये अब वैसे ही सबकी। आप सारे यहाँ पढ़ रहे हो, आप में से जो आरएस लगेंगे तो आपके दूर दराज के ऐसे ऐसे रिश्तेदार आएंगे जिनको आपने तो खुद ने कभी देखा ही नहीं था, कि तू नहीं पहचान रहा, बाकी मैं तेरी भुआ लगती हूँ। और मुझे तो पहले बचपन में ही पता था कि तुम बड़ा होके क्या बनेगा। और आप मन ही मन सोचो यार, मुझे तो खुद को ही नहीं लग रहा था, पता नहीं कैसे सिलेक्शन हो गया, अभी तक ही विश्वास नहीं हो रहा है। मेरे 10th में परसेंट आए थे 52। बचपन में कब लग गया था कि मैं आरएस बनूंगा कि नहीं बनूंगा। और जब तक आप नहीं बनोगे तब तक एकदम जो नजदीक वाले पड़ोसी हैं वो भी कहते रहेंगे, अरे कौन तैयारी करता है। हाँ, जयपुर बैठे मजे करते हैं, फिल्में देखते हैं, फिल्में हमारा तो देखा हुआ है। 2-3 बार तो इधर उधर हमने बस स्टैंड पे घूमते ही देख लिया था इसको। सफलता के 100 रिश्तेदार होते हैं, असफलता अनाथ होती है। सफलता के असफलता, बांटिया जी की फांसी लग गई, बांटिया जी शहीद हो गए क्रांति के, इसलिए हम भी कहते हैं मूल रूप से कहां के थे। और बाबड़े बीकानेर वाले कहां जा जाके मर गए, हम उनका नाम भी जानते नहीं है। बांटिया जी का नाम होता, हमने कहा भाई साहब हमारा लेना देना, ये बीकानेर का खून है जो उनकी धमनियों में दौड़ रहा था। और वहां पर भी जाकर वो क्या हो रहे थे, शहीद हो रहे थे। ये तो अपने इंडिया के एक कोई बंदे अमेरिका जाके बस गए जी, बॉबी जिंदल। कौन बस गए थे, बॉबी जिंदल। 2002 के आसपास की बात है। बॉबी जिंदल अमेरिका में एमएलए का चुनाव जीत गए। एमएलए होता है जैसे अपने एमएलए होते हैं, तो वहां एमएलए का चुनाव जीत गए। बंद कर दे रहे, मोबाइल दुनिया थोड़ी, इससे बाहर भी दुनिया है। वहां जाके एमएलए का चुनाव जीत गए। वहां जाके एमएलए का चुनाव जीते तो इंडिया वालों को पता चला कि बॉबी जिंदल, जिंदल कहते अपना दिमाग काम कर गया, हरियाणा पंजाब का है बंदा। हाथों हाथ अपने पत्रकार चले गए, यही है वो घर जहां पर रहते थे बॉबी जिंदल के पापा। इसी चूल्हे में खाई थी उन्होंने रोटियां। और बॉबी जिंदल चुनाव जीतने का, हमने कहा भारतीयों ने बजाया अमेरिका में अपना डंका, बता दिया भारतीयों ने कि हम भी किसी से कम नहीं है। और अब बॉबी जिंदल भारत और अमेरिका की विदेश नीति में निभाएंगे मुख्य भूमिका। और बॉबी जिंदल सोचेगा एमएलए से विदेश नीति में कौन पूछता है, पर हमने यूं खूब तारीफ की। बॉबी जिंदल बड़े शानदार आदमी, बड़े शानदार पॉलिटिशियन। और बॉबी जिंदल धीरे धीरे वहां बन गए मुख्यमंत्री। जैसे आपने मुख्यमंत्री होता वहां होते गवर्नर, तुम्हारे राज्य में क्या बन गए, गवर्नर। अब से गवर्नर बने, हमने वापस कहा कि बढ़ रहा है कारवां, कदम कदम बढ़ाए जा, जल्दी ही पहुंच जाएंगे हम व्हाइट हाउस, जल्दी होगा तिरंगा व्हाइट हाउस पर। क्या भारतीय कर लेंगे कब्जा। बॉबी जिंदल ने और प्रगति की, और हमने वापस लिखा भारत और अमेरिका की विदेश नीति में लग जाएंगे 4 चांद। बॉबी जिंदल बन चुके हैं गवर्नर। अमेरिका में क्या 2 पार्टियां हैं, एक पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक, एक पार्टी का नाम है रिपब्लिकन। कौन कौन सी 2 पार्टियां, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। वो पुरानी डेमोक्रेसी है जी, मेच्योर लोग है वो दुनिया के, इसलिए वहां क्या होता है, मतलब 2 पार्टी, एक पार्टी डेमोक्रेटिक, एक पार्टी कौन सी है, रिपब्लिकन। तो वहां राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो पहले रिपब्लिकन सारे इकट्ठे होंगे, भाई ये डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक सारे इकट्ठे हुए, रिपब्लिकन है ये सारे इकट्ठे हुए। पार्टी पार्टी इकट्ठी होती है। डेमोक्रेटिक ने अपनी पार्टी पूछा, भाई बताओ रे इस बार राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की इच्छा किस किस की है। और मान लो 2 आदमी खड़े हो गए, मैंने कहा मैं लड़ूंगा, एक ने और ने किसी ने कहा भाई वो भी लड़ेगा। इधर रिपब्लिकन में बैठे, भाई तुम्हारे में बताओ रे चुनाव कौन कौन लड़ना चाहता है। इधर भी मान लो 3 आदमी खड़े हो गए, भाई मैं भी लड़ूंगा, मैं भी लड़ूंगा, मैं भी लड़ूंगा। तो पहले वहां पार्टी के अंदर चुनाव करवाते हैं कि पहले पार्टी में एक कैंडिडेट आए, बाद में उसको सारे अपने सपोर्ट कर देंगे। तो जब 2016 में वहां पर चुनाव हो रहे थे तो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन से जब लड़ रहे थे तो उनके सामने पार्टी में जो चुनाव लड़ रहे थे वो बॉबी जिंदल है। कौन लड़ रहे थे। और उस साल यदि बॉबी जिंदल चुनाव जीत जाते, डोनाल्ड ट्रंप को यदि पार्टी वाले चुनाव में हरा देते, तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बनते, बॉबी जिंदल। क्योंकि बराक ओबामा लगातार 8 साल तक रह गए थे राष्ट्रपति, और वो डेमोक्रेटिक की तरफ से थे, और अमेरिका वाले डेमोक्रेटिक से तंग आ गए थे, उनको चेंज करना ही था, इसलिए वो ट्रंप को जिताना ही था, रिपब्लिकन को जिताना ही था। तो जब वहां आपस में चुनाव हुए तो ट्रंप के सामने कौन लड़ रहे थे, बॉबी जिंदल। तो अपने मीडिया ने वापस लिखना शुरू किया, अब लड़ रहे हैं हम सेमीफाइनल, यदि जीत गए सेमीफाइनल तो बाद में फाइनल में भिड़ेंगे हिलेरी क्लिंटन से। डेमोक्रेटिक की तरफ से लड़ रही थी हिलेरी क्लिंटन। और हमने कहा कि अब दूर नहीं है व्हाइट हाउस, एक कदम दूर, जल्दी कर लेंगे हम कब्जा। अब वहां जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो इंडियंस खूब सारे रहते हैं, तो वहां एक मंदिर है, दिवाली का दिन था, मंदिर के बाहर कुछ छोटी छोटी बच्चियां खड़ी फुलझड़ियां जला रही थी। तो ट्रंप की बेटे की बहू चुनाव प्रचार के लिए निकली हुई, अगर यूं ही निकली हुई होगी बेचारी, और उसने जब देखा कि कोई इंडियन खड़े हैं, फुलझड़ियां लेके खड़े हैं, छोटी छोटी बच्चियां खड़ी है, तो उसने छोटी छोटी बच्चियों के साथ फोटो खिंचवा ली, तो वो भी फुलझड़ी लेके खड़ी है इधर। इंडिया वालों ने वापस लिखा,
देख रहे हैं हमारा दम। ट्रंप की पुत्र वधु को जलानी पड़ रही है फुल झड़ियां। इंडियंस वोटों के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है ट्रंप को, लेकिन जीतेंगे बॉबी जिंदल। और जीतेंगे बॉबी जिंदल तो करेंगे हम व्हाइट हाउस पर कब्जा। वह दिन दूर नहीं जब तिरंगा लहराएगा व्हाइट हाउस पर। इंडियन 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 भयंकर करना शुरू किया। ये दिन बॉबी जिंदल जब घर से बाहर निकले प्रसार के लिए जा रहे थे, तो अमेरिका के एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि मिस्टर बॉबी जिंदल, आर यू एन इंडियन? क्या आप एक भारतीय? बॉबी जिंदल ने पहले तो बड़ा बुरा सा मुंह बनाया। उसने कहा नो, आई एम प्राउड टू बी एन अमेरिकन। मैं अमेरिका का हूं और इस बात पर प्राउड फील करता हूं कि मैं कहां का हूं, अमेरिका। और प्लीज ये इंडिया इंडिया कहना बंद करो, मेरा इंडिया के साथ कोई लेना देना नहीं। मुझे बॉबी जिंदल बहुत अच्छा लगा। जिसकी खाओ बाजरी उसकी बजाओ हाजरी। जिस देश ने आपको यह तक मौका दिया है कि आप उसके राष्ट्रपति बन सकते हो, उसके ऊपर गद्दारी मत कीजिए। रहा होगा आपका कोई देश, अब आपका देश वो है जहां पर आप रहते हो। ये तो वैसी बात हुई कि आज इंडिया के अंदर बैठ के और कोई पाकिस्तान पाकिस्तान करे तो अपने क्या कहें उसको, या किसी दूसरे देश का नाम ले तो अपने नहीं कहे कि फिर वहीं चला जा। फिर बॉबी जिंदल को कोई कहते तो वहीं चला जा। उसने कहा ना भाई साहब, अपने अमेरिका के, अमेरिका से लेना देना है, अमेरिका में चुनाव लड़ेंगे। तो अपने वालों ने कहा कि अच्छा, तो आप हमें कुछ ही नहीं समझ रहे क्या? थोड़ा थोड़ा तो लगते ही हैं आपके। तब जाके हमने पीछा छोड़ा। तब तक हमने इंडिया 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 करके भयंकर माहौल बना रखा था। इस बार फिर माहौल बनाया हमने। कमला हैरिस जीत गई। कमला हैरिस का दादा चला गया था अमेरिका, वो कभी इंडिया आई नहीं है। फिर भी हमने कहा तमिलनाडु में यही है वो स्कूल जहां पढ़ते थे कमला हैरिस के दादा। हम और राजी है। बाइडन है ना, बाइडन पागल हो रखा है। जो बाइडन का दिमाग सा हिला हुआ है ना आजकल, काम काज वहां कमला हैरिस ही करती है। और बाइडन मर ही सकता कभी, ज्यादा है नहीं बापड़े में, आपको दम बचा नहीं, बूढ़ा सा आदमी वैसे। अभी थोड़े दिन पहले वो नेवी वालों की कौन सी परेड थी, उसमें तो गिर ही गया था। तो कमला हैरिस वहां देख रही, तो अपने वाले तो और राजी है कि बाइडन मरे, और बाइडन मरते ही कमला हैरिस क्या बन जाएगी, राष्ट्रपति। फिर अपने वाले और कहेंगे आखिर हो ही गया व्हाइट हाउस पर कब्जा। कैसे आए लेकिन आ गए हम व्हाइट हाउस पर। उधर आपके ये बाइडन और कमला हैरिस जीत के आए थे। उन्हीं दिनों अपने मोदी जी की कोई अमेरिका की यात्रा, मोदी जी अमेरिका गए हुए, तो एक फोटो बड़ा वायरल हुआ था कि मोदी जी छतरी लिए खड़े में, बारिश आ रही है और कमला हैरिस भागती भी आ रही है उधर से। नीचे अपने वालों ने लिखा कि मेरी छतरी के नीचे आ जा। क्यों भेजे कमला खड़ी खड़ी। भारतीय जनता है, मनोरंजन प्रिय जनता है जी। जहां मनोरंजन का कोई अवसर उपलब्ध हो वहां मनोरंजन प्राप्त कर ले। तो बांटिया जी का अपने से क्या लेना देना। ग्वालियर के अंदर सेठ थे, ग्वालियर में कमाई करते, ग्वालियर में रानी को पैसे दिए। पर हम पढ़ते हैं कि राजस्थान के क्या थे, क्रांति के भामाशाह थे और राजस्थान के पहले शहीद थे। जैसे हमने कहा यार सिलेबस बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है। फिर हमने कहा थोड़ा सिलेबस और बढ़ाते हैं। तो एक आदमी अपने राजस्थान आके गया था, तो हमने उसके बारे में पढ़ा। लिखो तांत्या टोपे कब फांसी लगा दी गई? उस सैनिक का नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था? तो क्रांति शुरू करने वाला जो पहला कोई बंदा था, वो बंदा कौन था? हालांकि घटना कोई विशेष नहीं, एक बंदे को गुस्सा आता है, एक बंदा गोली चलाता है, दोनों ही नहीं मरते, मरते नहीं है दोनों जिन पे गोली चलाई गई थी। हाथों हाथ सैनिक पकड़ा जाता है और फांसी लगा दी जाती है। पर इस घटना ने मनोवैज्ञानिक रूप से बड़ा असर डाला। धीरे धीरे लोगों को लगने लग गया कि हम भी वैसे ही विरोध करेंगे जैसे विरोध कौन कर रहा है, मंगल पांडे। इसलिए भारत में जिसने विरोध किया, अंग्रेज उसको पांडे कहते थे। क्या कहते? अंग्रेजों की रिपोर्ट आप पढ़ोगे तो रिपोर्ट क्या आएगा, आज हमने 100 पांडे पकड़ लिए, कल 50 पांडे ने हमारा विरोध कर दिया, 1000 पांडे यहां पर पकड़ लिए गए। तो सब जगह पांडे पांडे दिखाई दे रहा था उनको। उस बंदे का नाम क्या था अपना? घटना इतनी है, 29 मार्च को बंदा गोली चलाता है, उसी दिन पकड़ा जाता है, हाथों हाथ पकड़ा जाता है, 8 अप्रैल को फांसी लगा दी जाती है। मेरे ये तो कभी समझ में नहीं आया कि आमिर खान ने 3 घंटे की मूवी बना कैसे दी। आमिर खान घूम रहा है पूरे देश में मंगल मंगल करता हुआ, जो कि इतनी बड़ी कोई घटना ही नहीं हुई थी। पर इस घटना की साइकोलॉजिकल लीड थी हमारे पास, कोई शुरू करने वाला चाहिए था, वो कौन कर गया था अपना। इस घटना की जानकारियां बाकी भारत में पहुंचने लगी। मेरठ की छावनी में, मेरठ पड़ता है यूपी में, मेरठ, मेरठ छावनी में 24 अप्रैल के दिन 90 फौजियों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। उनका ये बड़ी बंदूक भाई साहब, यदि चर्बी वाले कारतूस दोगे तो हम ये बंदूकें चलाएंगे नहीं। फौज में एक ही रूल है, डिसिप्लिन, अनुशासन। आपको डिसिप्लिन मानना पड़ेगा। और कहा कि भाई ये लोग अनुशासन मानने के लिए तैयार नहीं है, ये लोग विरोध कर रहे हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। उन 90 फौजियों को 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाल दिया गया, कोर्ट मार्शल हुआ, उन पर केस चलाया गया। 9 मई को उनके केस का फैसला आया, उन सबको जेल कर दी गई। 90 में से 85 फौजी जेल में भेज दिए गए,
5 के खिलाफ को सबूत नहीं मिले, उनको छोड़ दिया गया। अगला दिन 10 मई था, 10 मई को छुट्टी का दिन था। मेरठ छावनी के कुछ फौजी मार्केट में घूमने के लिए गए हुए थे। रास्ते में किसी ने, कोई फौजी था, लड़कियों का ग्रुप जा रहा था, तो किसी लड़की को कुछ बोल दिया। वो कोई कॉल गर्ल्स थी, उनमें से किसी एक लड़की को गुस्सा आया और उसने वापस मुड़ कर उन फौजियों को कह दिया, क्यों अकेली लड़कियों को देख के बड़ी मर्दानगी फूटती है और कमेंट पास करते हो, और कल तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे 85 भाइयों को हाथ बांध के पीछे जेल में डाला गया, तब तुम्हारी मर्दानगी कहां चली गई थी? अच्छा, लड़की बेइज्जती करते ज्यादा फील होता है, तो उनको बड़ा भयंकर फील हुआ। वो भागकर बाजार से वापस आए और उनके जो 85 साथी जेल के अंदर बंद थे, उनका ताला खोल दिया, क्या जो बाहर आ जाओ। अंग्रेजों ने कहा ये क्या कर रहे हो? नहीं साहब, ऐसे नहीं हो सकता, और हमारे भाइयों को अंदर बंद नहीं कर सकते। तो अंग्रेजों को लग रहा है ये तो विद्रोह है यार, ये तो बाकी लोग भी इनके साथ जा रहे हैं। और अंग्रेजों ने जो तोप चलाने वाला था उसको कहा, तोपची तोप बाहर ले आओ, उड़ा दो इन सबको। तोपची इंडियन था, उसने बाहर आके अंग्रेजों को उड़ा दिया। अब मेरठ की छावनी में 2-4 को अंग्रेज बचे, उनको भगा भगा के उन्होंने मारा। अचानक क्रांति हो गई। अब 10 मई को आनन फानन में बिना कुछ सोचे समझे ये सब वो कर गए थे। अब करके तो उन्होंने कहा कि अब ये क्या कर दिया अपन ने, तो अपने अंग्रेज मार दिए, छावनी में अंग्रेजों का राज खत्म है, अब आगे क्या करेंगे? तो किसी ने कहा पूरे भारत में अंग्रेजों का राज खत्म करेंगे। तो तीसरे ने पूछा कि फिर राज किसका आएगा जब अंग्रेजों खत्म हो जाएगा? कि वो जो पहले था वापस लाएंगे। तो पहले किसका था? पहले मुगल बादशाह का राज था। कि मुगल बादशाह कहाँ रहता है? कि दिल्ली रहता है। आजकल मुगल बादशाह कौन है पता नहीं, कौन जाके पता करते हैं। तो 400 फौजी घोड़े लेकर रवाना हुए मेरठ से दिल्ली। मेरठ से 11 मई की सुबह है, अभी तक दिल्ली की सड़कों पर सवेरा उतरा नहीं है, सूर्य भगवान अभी तक दस्तक नहीं दे रहे हैं। उससे पहले पहले वो 400 फौजी लाल किले के सामने खड़े थे। लाल किले के बाद गेट कीपर से उन्होंने जाकर पूछा कि ये मुगल बादशाह कौन है आजकल? तो बहादुर शाह जफर। मुगल बादशाह कौन है? सीधा साधा 80 साल का बूढ़ा आदमी बापरा, सुबह शाम हुक्का गुड़गुड़ा लिया करता, दिन में बैठ के अपनी शायरियां लिख लिया करता। इसके अलावा उसको कोई लेना देना, अंग्रेज पेंशन दिया करते, पेंशन से जुगाड़ किया करता था। थोड़े दिन पहले अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था डलहौजी, कौन था वो, जाके बहादुर शाह जफर को धमका के हो रहा था कि ये तेरे मरने के बाद तेरे नाम क्या, कि जो बादशाह लगाओ ना बादशाह, इस तेरी औलाद को कदे बादशाह नहीं लगाएंगे, और तेरे मरने के बाद लाल किला खाली करना पड़ेगा। कहां जाएगा मेरा परिवार? की 2 BHK देख लो बाहर जाके, और ये पेंशन वेंशन बंद, नरेगा शुरू करो तुम्हारी, हम कोई पेंशन नहीं देंगे। इसलिए मुगल बादशाह थोड़ा थोड़ा अंग्रेजों से परेशान सा था बेचारा, यार मेरे परिवार को निकालेंगे। पर सीधा आदमी था, कोई अंग्रेजों के खिलाफ बगावत नहीं कर रहा था, चुपचाप बैठा था। गेटकीपर को उन 400 फौजियों ने कहा कि हाँ वो अंदर जो कोई है ना उसको जाके कहा हम उससे मिलना चाहते हैं। गेटकीपर आया, गेटकीपर ने कहा भाई बाहर 400 फौजी खड़े हैं, उनका ऐसा कहना है कि हम मेरठ के बागी हैं, बागी रिबेलियंस है, हम वहां से विद्रोह करके आए हैं और मुगल बादशाह से मिलना चाहते हैं। मुगल बादशाह ने कहा यार दोपहर में मिलाना यार, सुबह सुबह चाय का टाइम है, थोड़ी देर बाद मिलेंगे। वो गेटकीपर बाहर जाता, उससे पहले 400 फौजी अंदर आ गए। हाँ भाई साहब कौन है मुगल बादशाह, कौन है तुम्हारे में से? मुगल बादशाह ने कहा मैं हूं मुगल बादशाह। अरे आप हो, वेरी गुड वेरी गुड, नीचे क्यों बैठे हो, सिंहासन पर बैठो। मुगल बादशाह सिंहासन पर बैठेगा? उसने कहा कैसे? क्योंकि मेरठ में अंग्रेजों का राज खत्म कर दिया गया, अब पूरे भारत में अंग्रेजों का राज समाप्त किया जाएगा और आप मुगलिया सल्तनत की तख्तो ताज के वारिस बनेंगे, आप पूरे हिंदुस्तान पर वापस राज करेंगे। उसने कहा मेरे समझ नहीं आया मामला, मतलब अंग्रेज कैसे खत्म हो जाएंगे कि मार देंगे सब जगह अंग्रेजों को? उसने कहा रुको रुको, जब सारे अंग्रेज मर जाएंगे मुझे पेंशन कौन देगा? अरे क्या यार भाई साहब, टैक्स आप लोग यार पूरी इंडिया का, बाद में आप बादशाह बनोगे एकदम। उसने कहा फालतू की बात नहीं, नहीं ऐसे नहीं करते, अपने सियाने बच्चे हैं, घर जाओ वापस। तो एक आधे फौजी गुस्सा है, उसने बंदूक लगाई। उसने कहा बन रहा है कि नहीं बन रहा? हम कह रहे हैं ना बादशाह है तो। उसने कहा बादशाह हूं बादशाह हूं, एक बार घरवाली से तो पूछ लूं, इतनी छूट तो दो। कि हाँ। और बहादुर शाह जफर की वाइफ थी जिन्नत महल, क्या नाम था? वो अंदर गया, उसने जाकर कि जिन्नत महल बाहर पता नहीं कौन 400 फौजी हैं, कह रहे हम मेरठ के बागी हैं, अंग्रेजों को मार दिया है, क्रांति की है हमने, अब पूरे भारत में अंग्रेजों को मार के वापस मुगलिया सल्तनत का राज्य स्थापित करना चाहते हैं, मुझे मुगल बादशाह बनाना चाहते हैं। तू शानी है, तू बता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जिन्नत महल को लगा कि अरे यार मजा आ जाएगा, कभी मुगलिया राज हुआ करता था और अकबर जहांगीर शाहजहां औरंगजेब का राज था, और अकबर जहांगीर शाहजहां औरंगजेब झरोखे में आके बैठते, ऊपर किले के अंदर आके झरोखा था, खिड़की थी, खिड़की में आके बैठते और दिल्ली की जनता नीचे देखने के लिए उमड़ती।
यार बादशाह के सुबह सुबह दर्शन किए जाए, झरोखा दर्शन, और बादशाह केवल आगे हाय हाथ हिला के जाता। बीच में बादशाह बना जहांगीर, जहांगीर दारूडिया था, भयंकर दारूडिया आदमी था, सारा दिन पिया हुआ रहता, इसलिए जहांगीर से खड़ा नहीं हुआ था तो उसको लाके कुर्सी पे बिठाते, और जहांगीर के साथ जहांगीर की बेगम बैठती नूरजहां, और नूरजहां हाथ हिलाती। और जिन्नत महल को लगा कि ये तो डोकरा है, वैसे अपने राज करेंगे, अपने बेगम बनेंगे, अपने हाथ हिलाएंगे, क्या राज आएगा अपना। और जिन्नत महल ने बहादुर शाह जफर का कि हैं वो एक बार बादशाह बन के देखो। बहादुर शाह को मरवाने में मुख्य भूमिका किसकी है? वो उस दिन नहीं गए, बापड़ा सीधा साधा आदमी फालतू में जिन्नत महल के काम आ गया कि व्यक्ति की सफलता में पुरुष, वो पुरुष की सफलता में महिला का हाथ होता है, मगर असफलता में भी उतना ही हाथ है। ये देख लो, बोले जिन्नत महल वाला देख लो। 11 मई को वो दिल्ली पे कब्जा कर गए थे। 11 मई को बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित कर दिया गया था। अब धीरे धीरे खबरें सब जगह पहुंचने लगी। राजस्थान में खबर पहुंचती है 19 मई को, वह ऐसा ऐसा कांड हो गया है, करना है। एजीजी बैठा है उन दिनों में आबू। एजीजी कहां पर है? एजीजी ने हाथों हाथ राजस्थान के सारे राजाओं को लेटर लिखा, और लेटर के कहा ऐसा ऐसा कुछ मामला है, प्लीज यदि कहीं पर भी कुछ हो दबाया जाए भाई। एजीजी बेचारा खुद अजमेर की तरफ आया, अजमेर जाके मामले देखते हैं सारे। अजमेर अंग्रेजों का मुख्य अड्डा था, राजस्थान में एजीजी का ऑफिस था, इसलिए अजमेर की सिक्योरिटी के लिए हमेशा एक सेना अजमेर में भी रहती। इन दिनों अजमेर के अंदर एक सेना बैठी है, उस सेना का नाम है 15th NI। कौन सी सेना? बंगाल से आए हुए सैनिक है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। पैदल सेना की कौन सी टुकड़ी बैठी है यहाँ पर? 15। और एजीजी ने आते ही जब देखा कि यार बंगाल के सैनिक और ये बंगाल वाले जो सैनिक जो अजमेर में बैठे थे 15वीं पैदल सेना वाले, इनकी थोड़े दिन पहले पोस्टिंग थी मेरठ। कहां पे थी? और एजीजी ने कहा अरे ये बंगाली, एक तो बंगालियों वैसे अंग्रेजों के खिलाफ भावना, फिर ये लोग कहां से आए? मेरठ। और मेरठ में ये गुपचुप चल ही रही थी, यार इस प्रकार की बातें वहां पर होने वाली। बता रही है हमारे लिए भी ला सकते हैं। चलो तो क्या यार, अरे रुक जाओ, चलो उनको कहा था, आपको तो बात सुननी पड़ेगी, थोड़ी देर और। तो कहा कि भाई ये बंगाल के सैनिक है, विद्रोह की भावना है, मेरठ से आए हुए हैं, तो चर्बी वाले कारतूसों की बात पता है, और इनको अजमेर दे रखा है, मतलब दूध की रखवाली बिल्ली को। ये तो बहुत गलत बात है। तो एजीजी ने कहा कि इस जो ये जो 15th नेटिव इन्फेंट्री जो अजमेर बैठी, इनका ट्रांसफर करो रहे, तो कहां भेजें? तो इन पैदल सेना की 15वीं टुकड़ी के सैनिकों को कहा कि तुम नसीराबाद चले जाओ। कहां चले जाओ? तो उन्होंने दो सवाल उठाए कि क्यों जाएं? हमें अभी अभी तो मेरठ से कहां भेजा था? अजमेर। अब अजमेर से नसीराबाद कैसे? हाथों हाथ। फिर दूसरा, हम चले जाएंगे, अजमेर की रक्षा कौन करेगा? अजमेर की रक्षा भी जरूरी है। तो इनको कहा कि तुम नसीराबाद जाओ, तुम्हें नसीराबाद ही भेजना था, गलती से अजमेर आ गए तुम, गलती से ट्रांसफर हो गया। अजमेर की रक्षा के लिए हम ब्यावर से एक लोकल बटालियन बुला लेंगे। और ब्यावर में अपने राजस्थान की एक लोकल बटालियन बैठी थी, मेर बटालियन। कौन सी थी? तो मेर बटालियन को तो ब्यावर से कहां बुला लिया गया? अजमेर। और 15th नेटिव इन्फेंट्री को अजमेर से कहां भेज दिया गया? पर ये गए ना, तब इनका दिमाग खराब हुआ, और इन्होंने कहा यार ऐसे कैसे भेज दिया, थोड़े दिन पहले तो कहा था अजमेर जाओ, और अब बोरिया बिस्तर उठा के नसीराबाद जाओ। ये नसीराबाद पहुंचे, अंग्रेज एक और गलती कर गए। अंग्रेजों ने इनको जाते ही कहा कि हथियार जमा करा दो। क्या जमा करा दो? हथियार क्यों जमा करा देंगे? ना ना, ऐसे ही ऐसे रूटीन में एक बार जमा करा दो, बाद में दे देंगे। इनको और दिमाग खराब हुआ कि यार सेना हथियार कब जमा करवाती है। फिर इन्होंने एक दूसरा ऑर्डर सुना, वहां पे एक ऑलरेडी एक बटालियन खड़ी थी बॉम्बे की, बॉम्बे लेंसर्स खड़ी थी वहां पर। ये जो बॉम्बे लेंसर्स खड़ी थी, इसको अंग्रेजों ने कहा कि तोप भर के तैयार रखो। अंग्रेजों को लगता था ये विद्रोह तो करेंगे तो तोपे वोपे भर के तैयार रखी जाए। 15वीं वालों को कहा हथियार जमा करा दो, बॉम्बे वालों को कहा तोप भर के तैयार रखो। तो 15वीं वालों के ढंग से समझ में आया कि तोपें अपने पे चलेगी। जब किसी आदमी को ये पता चलता ना तेरे को मारेंगे, हर कोई आदमी प्रयास करेगा कि मार के मरू। 15th वालों को जैसे ही पता चला कि अपने को मारेंगे, उन्होंने कहा अंग्रेज मारेंगे उससे पहले अपने मारो। और 28 मई को क्रांति कर देते हैं। कब क्रांति कर देते हैं? तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होती है 28 मई को। कौन सी छावनी से? नसीराबाद। कौन सी इन्फेंट्री करती है? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। कहां के सैनिक थे? सारे बंगाल। तो नाम ही था बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। क्या नाम था? लेकिन से आबू में क्रांति करते हैं। आबू में क्रांति करने के बाद कौन सी छावनी के फौजी हैं? एरिनपुरा। तो आबू से वापस कहां पे है? एरिनपुरा। और जो इनके बाकी साथी बैठे उनको कहा खड़ो खड़ो खड़ो, क्या हुआ कि हमने क्रांति कर दी, अब क्या? अब दिल्ली चलते हैं। कहां चलते हैं? क्योंकि विद्रोह का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? दिल्ली।
क्योंकि अंग्रेजों का राज खत्म करने के बाद राज किसका आएगा? मुगल बादशाह। और मुगल बादशाह कहाँ रहता है? दिल्ली। इसलिए सारे विद्रोह करने के बाद कहां जा रहे थे? अभी तक तो राज किसका है? अंग्रेजों का। तो सैनिक किसकी तरफ से लड़ते थे? अंग्रेजों के। अब अंग्रेजों का राज खत्म होगा तो राज किसका आएगा? बहादुर शाह। तो सैनिक किसकी तरफ से लड़ेंगे? बहादुर शाह। बहादुर शाह कहाँ रहता है? तो नाम तो लिखवाए, वहां तो जाए। इसलिए अबू से सैनिक एरिनपुर आए और अपने बाकी साथियों को लेकर किधर जाने का प्रयास किया। लेकिन मारवाड़ का राजा कौन है? मारवाड़ में अपने राठौड़ वंश था। कौन सा वंश था? इडर में भी राठौड़ वंश था। मारवाड़ वाले राठौड़ और इडर वाले राठौड़ भाई थे। मारवाड़ वाले राठौड़ों में से एक राठौड़ इडर चला गया था और वहां उसने राज्य की स्थापना की थी। तो मारवाड़ में यदि कोई राजा मर जाता और उसके बेटा नहीं होता तो गोद कहां से लिया करते? इडर। यदि इडर में राजा मर जाता और उसके बेटा नहीं होता तो गोद कहां से लेते? तो मारवाड़ में एक राजा थे, उसका नाम था मान सिंह। क्या नाम था? अंग्रेजों के साथ जो संधि करता उस राजा का नाम क्या था? मान। पर मान सिंह के बेटा नहीं था। अब मान सिंह जब जोधपुर में मर गया, मारवाड़ में मर गया, उसके बेटा नहीं, तो गोद कहां से लेना पड़ेगा? इडर। इडर से एक राजकुमार को गोद बुला के राजा बनाया गया। उस राजकुमार का नाम था तक सिंह। क्या नाम था? कुल मिला करने का मतलब है तक सिंह अपने मारवाड़ का नहीं था। कहां से बुलाया गया था? तक सिंह गुजराती है। तक सिंह कौन है? लेकिन राठौड़ था, इधर का था, राजकुमार था, इधर लाके उसको राजा बना दिया गया। अब जब तक सिंह राजा बन गया तो राजा के अंडर में कौन होते हैं? सामंत। तो कई सामंत थे अलग अलग। यहाँ पर एक सामंत है, कोई यहाँ पे सामंत है, ऐसे अलग अलग प्रकार के कई सामंत। इन सामंतों के साथ में तक सिंह की बननी थोड़ी बंद हो गई। एक तो वैसे अंग्रेजों के आने के बाद में सामंतों के अधिकार क्या हो गए थे? समाप्त। तो थोड़े बहुत अधिकार बचे हुए थे, वो भी तक सिंह के चक्कर में अदर झूल के अंदर है। तक सिंह उनकी बातें नहीं मान रहा। मारवाड़ में एक छोटा सा ठिकाना पड़ता था, उस ठिकाने का नाम था बिठोड़ा। कौन सा ठिकाना था? बिठोड़ा का सामंत मर गया। अब नया सामंत बनाना है वहां पर किसी को, और तक सिंह ने एक नया सामंत बनाया यहां पर। उस बंदे का नाम है कानजी। क्या नाम है? कहां का सामंत बनाया गया? कौन बनाएगा सामंत? राजा। राजा ने बना दिया कानजी को। जब कानजी को सामंत बनाया गया तो यहां पास में एक बड़ा ठिकाना पड़ता है, उस ठिकाने का नाम है औवा। क्या नाम है? और औवा का जो सामंत है उनका नाम है कुशाल सिंह चंपावत। क्या नाम है? कहां के सामंत है? कौन सी रियासत में? मारवाड़। और पास में छोटा सा ठिकाना कौन सा है? और बिठोड़ा के सामंत कौन है? कौन है? कांत। और औवा के? तो कुशाल सिंह चंपावत ने तक सिंह को कहा कि भाई कान जी को किसको पूछ के बनाया? कान जी को मत बनाओ, दूसरे आदमी को बनाओ। उसने कहा किससे पूछ के बनाया? मतलब मैं राजा हूं, मेरी मर्जी आएगी उसको सामंत बनाऊंगा, मेरी मर्जी आएगी उसको सामंत हटाऊंगा। तुम कौन होते हो ये कहने वाले? ने कहा मैं यहाँ का प्रथम श्रेणी का सामंत हूँ, फर्स्ट ग्रेड सामंत, बड़ा सामंत हूँ, और मेरे से बिना पूछे यहाँ पर काम नहीं कर सकते। उसने कहा अच्छा, काल मरी आज भूतनी होगी, तुम बताओगे क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने बना दिया, जा तेरे कुछ हो तो कर लेना। कुशाल सिंह को बड़ा गुस्सा आया। कुशाल सिंह ने जाकान जी को सल्टा दिया। राजा ने किसी बंदे को सामंत अपॉइंट किया या किसी भी पोस्ट पर अपॉइंटमेंट दी, रिक्रूट किया, एक थर्ड पर्सन जाके उस बंदे को मार देता है, क्या ये राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं है? ऑर्डर वायलेट हो रहा है, वायलेशन किया जा रहा है उसका। राजा की आज्ञा के उल्लंघन का एक ही मतलब था, सजाए मौत। कुशाल सिंह चंपावत इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि अब मुझे पकड़ के गिरफ्तार किया जाएगा। अब कुशाल सिंह के पास में दो तीन रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि कुशाल सिंह जाके तक सिंह से सॉरी बोल दे, तो गलती हुई, धूड़ खाई, आइंदा से इस प्रकार की कोई गलती नहीं करो, एक बार छोड़ मेरे को। एक तरीका यह है कि बाकी भाइयों को बुलाए और बैठ बांट के समझौता कर ले कि तेरे को हम जमीन दे देंगे, भाई इतनी जमीन है मेरे पास, आधी तू रख ले, मैं तो आधी रख लूंगा, समझौता कर ले, जो हुआ हो गया, अभी छोड़ो इसको, माफी मांग ले, समझौता कर ले। एक ये है कि न तो माफी मांगेंगे ना समझौता करेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। फिर क्या होगा? फिर तक सिंह आपको पकड़ने के लिए सेना भेजेगा, आप लड़ लो उससे। कुशाल सिंह ने कहा तीसरा रास्ता, अपने न तो माफी मांगेंगे ना समझौता करेंगे, अपने क्या करेंगे? लड़े। लड़े कैसे? राजा की सेना तो बहुत बड़ी है, सामंतों की सेनाएं वैसे भी भंग कर दी गई थी, थोड़े बहुत फौजी है, या नए फौजी रिक्रूट कर लेंगे और तो क्या हो सकता है, भाइयों को कहेंगे भाई लड़ो, तो भाई लड़ेंगे, और तो क्या हो सकता है, पर फिर भी राजा के खिलाफ कम पड़ेंगे। कुशाल सिंह इस उधेड़ बून में है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उधर तक सिंह है कि गिरफ्तार करें नहीं करें, वो भी चार बातें सोच रहा है, बड़ा सामंत है, क्या करना है। इतने में एक दिन कुशाल सिंह शाम के टाइम में माता जी के मंदिर में बैठे बैठे पूजा कर रहे हैं।
आउआ के अंदर एक मंदिर है, सुगाली माता का मंदिर। कौन सी माता जी का? और सुगाली माता जी के मंदिर में बैठे बैठे भवानी को याद कर रहे हैं, और उनके एक बंदे ने आके उनको कहा कि कुशाल सिंह जी, एरिनपुरा में क्रांति हो गई। कहां क्रांति हो गई? उनका पक्का? पक्की खबर, एरिनपुरा वालों ने क्रांति कर दी। अब कि वो दिल्ली जा रहे हैं, एरिनपुरा वाले फौजी कहां जा रहे थे? और कुशाल सिंह एरिनपुरा वाले फौजियों को बीच में रोकते हैं। रास्ते में गांव पड़ता था खेरवा। कौन सा गांव था? ये सारे पाली में, बिठोड़ा, आउआ, खेरवा, ये सारे गांव कहां पड़ते हैं? और एरिनपुरा वाले जो फौजी दिल्ली की तरफ जा रहे थे, कुशाल सिंह जांबावत उनको कहां रोकते हैं? और कुशाल सिंह उनको कहते हैं, आपस में एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे से रामा श्यामा की दुआ सलाम हुई आपस के। पूछा कुशाल सिंह जी ने, अरे आज इतने तैयार हो गए किधर? एरिनपुरा वाले नारे लगाते हुए जा रहे थे, मारो फिरंगी दिल्ली चलो, मारो फिरंगी दिल्ली चलो। फिरंगी मतलब अंग्रेज, फिरंगी मतलब अपने अंग्रेजों का, विदेशियों को यहां पर क्या बोलते थे? फिरंगी। फिरंगियों को मारेंगे और कहां पे कब्जा करेंगे? अब जाके दिल्ली, दिल्ली जाएंगे। कुशाल सिंह जी ने कहा, अरे नारे वारे लगाते हुए किधर आज? अरे ठाकुर साहब आपको नहीं पता, हमने क्रांति कर दी है। कैसे? क्या सल्टा दिया आबू में जितने अंग्रेज आए सामने, एरिनपुरा में मार दिए, अब दिल्ली जाएंगे हम। तो कुशाल सिंह ने कहा, तो क्रांति की तो दिल्ली जाने की आवश्यकता क्यों है? क्यों? आउआ चल लो मेरे साथ। कुशाल सिंह ने दिमाग लगाया कि फौजी खूब सारे हैं, अपने को तख्त सिंह से लड़ना है, अपने काम आएंगे ढंग से। सैनिकों ने कहा, पर हम तो क्रांतिकारी हैं, आउआ जाके क्या करेंगे? तो दिल्ली जाके क्या करोगे? तो दिल्ली में हम क्रांतिकारियों को बहादुर शाह जफर रुपए देगा, बहादुर शाह जफर हथियार देगा, तो हम लड़ेंगे उसकी तरफ से। कुशाल सिंह ने कहा, दोनों काम मैं करूं तो? मैं तुम्हें हथियार दूं, मैं तुम्हें तनख्वाह दूं, लड़ लो मेरी तरफ से। उनका नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हमारी बात, हम क्रांतिकारी हैं, हम क्रांति कर रहे हैं, क्रांति के लिए बहादुर शाह जफर से लड़ेंगे। कुशाल सिंह ने कहा, मैं तो खुद ही क्रांतिकारी हूं। आप कब से? जस्ट अभी अभी अभी। आप तो नारा चेंज करो अपने, मारो फिरंगी दिल्ली चलो नहीं, मारो फिरंगी आउआ चलो। और कुशाल सिंह उन सैनिकों को लेके कहां आ गए?